गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म तथा फेरी मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म या फेरो चुंबकत्व के बारे में। जब पदार्थों में से चुंबकीय बल रेखाओं के निकलने की टेंडेंसी निर्वात में से निकलने की टेंडेंसी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार के पदार्थों को हम लोह चुंबकीय तथा इस गुण को हम लोह चुंबकत्व कहते हैं। और इन पदार्थों की जो चुंबकीय पारगम्यता म्यू का मान जो होता है वो यूनिटी से बहुत ज़्यादा होता है। तो लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम तथा उनके कुछ मिश्र धातु और यौगिक जो होते हैं वो लोह चुंबकीय होते हैं। इन सभी का जो लोह चुंबकत्व पृथक पृथक किसी एक निश्चित क्रांतिक तापमान के नीचे तक रहता है। लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, 3p6 और उसके पहले वाले सभी उप ऊर्जा स्तर पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं। फेरस और फेरिक आयन के बाह्यतम डी उप ऊर्जा स्तर में क्रमशः 6 अर्थात 3d6 और 3d5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो चूंकि कुल डी ऑर्बिटल की संख्या 5 होती है तथा प्रत्येक डी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और वो भी विपरीत चक्रण वाले। तो इसके अनुसार फेरस और फेरिक आयन के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा? फेरस आयनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? फेरस आयनों का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s0। ठीक है, तो जो फेरस आयनों में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा? क्योंकि फेरस आयनों में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी बचे हुए 4 ऑर्बिटल्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अनुसार हम जानते हैं कि पहले 1-1 ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर उनका जो है पेयरिंग होगी, युग्मन होगा। इसलिए पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए फेरस आयनों में और बचे हुए 4 ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और फेरिक आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s0। ठीक है, तो यानी कि 5 ऑर्बिटल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1-1 ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि फेरस में तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और फेरिक आयंस में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या जो ये स्पिन एक दूसरे से समानांतर रेखाओं में अलाइंड रहते हैं, यही संयुक्त संरेखण पदार्थ को प्रबल चुंबकत्व प्रदान करता है। यानी कि किसी भी पदार्थ में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, उसकी चुंबकीय पारगम्यता का मान उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके विपरीत फेरो चुंबकत्व या एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक यौगिकों में विनिमय युग्मन के पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतरित होने के स्थान पर विपरीत होता जाता है और इस प्रकार के क्रिस्टल का कुल मिलाकर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। एक निश्चित ताप पर, जिसे हम नील टेम्परेचर कहते हैं या फिर कभी कभी विपरीत फेरोचुंबकीय ताप भी इसे कहते हैं, इस ताप पर विपरीत समानांतर विनिमय युग्मन एकदम लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है और इस ताप पर भी यौगिक अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, तो अधिकांश परमाणु संख्या 23 से लेके 29 तक के जो तत्व होते हैं, जैसे वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर और इनके मिश्र धातु एवं इनके यौगिक फेरोचुंबकत्व तथा विपरीत फेरोचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। इनमें 3d व 4s इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा के बहुत कम अंतर के कारण विनिमय युग्मन हो जाता है, एक्सचेंज पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपने फेरी चुंबकत्व। यह
फेरोचुंबकत्व व विपरीत फेरोचुंबकत्व के बीच का प्रभाव होता है, जिसमें विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो पाता है। इसलिए कुल मिलाकर इनका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बचा हुआ रहता है और ये गुण जो है Fe3O4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो आपके लोहे के ऑक्साइड्स के द्वारा ये फेरी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित किया जाता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय पारगम्यता क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी या मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है। तो चुंबकीय पारगम्यता तो किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या और निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की कुल संख्या का अनुपात ही उस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है चुंबकीय पारगम्यता क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक संरचना के निर्धारण में यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस को समझाइए। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट के द्वारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का कैसे हम डिटर्मिनेशन करते हैं वो देखिए। तो जो डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके दिशा व परिणाम दोनों ही होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। तो डायपोल मोमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है जिसकी दिशा व परिमाण दोनों ही होते हैं। यदि किसी अणु में एक से अधिक कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो अणु का जो डायपोल मोमेंट होता है वो अणु में उपस्थित सभी विभिन्न बंधों के जो मोमेंट का सदिश योग यानी कि वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, फिर है आपके द्विध्रुव आघूर्ण आणविक संरचना के बारे में क्या क्या सूचनाएं देता है। तो किसी भी अणु की संरचना के निर्धारण में डायपोल मोमेंट के द्वारा जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है वो क्या क्या है। किस मात्रा तक अणु में उपस्थित बंध आयनिक है, अर्थात इन बंधों का प्रतिशत आयनिक लक्षण यानी कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर हमें डायपोल मोमेंट से पता चलता है। इसी प्रकार से अणु की ज्योमेट्री तथा आकार के बारे में, विशेष रूप से उसमें उपस्थित बंधों में बने कोणों के बारे में सूचना प्राप्त होती है हमें, यानी कि बॉन्ड एंगल की जानकारी मिलती है डायपोल मोमेंट से। फिर अणुओं की सिमेट्री के बारे में जानकारी मिलती है डायपोल मोमेंट से, और जो है आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की उपस्थिति का भी हमें ज्ञान डायपोल मोमेंट से होता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं द्विपरमाणुक अणु के बारे में। तो यदि कोई भी दिया गया अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, ठीक है, अगर उसमें केवल 2 परमाणु है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, रेखीय होगी। फिर त्रिपरमाणु अणु है तो यदि परमाणु 3 परमाणुओं से मिलकर अणु बना है, अगर वो रेखीय है, जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसी प्रकार से आपके मर्क्यूरस क्लोराइड होगा, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यद्यपि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, परंतु विपरीत दिशा में होने से ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो आपके डायपोल मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, यदि त्रिपरमाणुक अणु कोणीय है, ठीक है, जैसे H2O है, SO2 है, या रेखीय एसिमेट्रिक है जैसे N2O, तो इनके बॉन्ड हम बोलेंगे इनके बंध आघूर्ण, या हम बोलेंगे इनका डायपोल मोमेंट जो है 0 नहीं होता है, यानी कि अणु में पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, फिर है चतुर्परमाणुक अणु, यानी कि समतलीय अणुओं में जैसे BF3 SO3 में जो बंध आघूर्ण होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, परिणाम स्वरूप ये जो समतलीय अणु होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। अमोनिया अणु का जो डायपोल मोमेंट है वो 1.4 डिबोई है, तो इसका उच्च मान दर्शाता है कि ये अणु सिमेट्रिक नहीं है। तो अमोनिया के अणु के स्ट्रक्चर को त्रिभुजाकार पिरामिडीय मानकर इसके उच्च द्विध्रुव आघूर्ण को समझाया जा सकता है, जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु त्रिभुजीय आधार के कोनों पर और नाइट्रोजन परमाणु पिरामिडी के उच्च बिंदु पर हो। ठीक है, इसी प्रकार से
PF3 PCl3 आदि के स्ट्रक्चर्स को भी हम डायपोल मोमेंट के आधार पर समझा सकते हैं। यानी कि जस्ट लाइक अमोनिया, इनकी स्ट्रक्चर भी जो है पिरामिड शेप की होती है, त्रिभुजीय पिरामिडी शेप की होती है। फिर है आपके पंच परमाणुक अणु, यानी कि ऐसे अणु जिनमें 5 परमाणु होते हैं, ठीक है, जैसे CH4, SnCl4, निकल टेट्राक्लोराइड व ZnCl4 आदि सम्मित अणु है। इनकी संरचनाएं समचतुष्फलकीय है, अतः इनके जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होते हैं। और कुछ कॉम्प्लेक्स यौगिक जैसे CuNH3 का होल 4+2, NiCN4+2, NiNH3 का होल +2 आदि सम्मित अणु है, जिनकी संरचनाएं वर्गाकार समतलीय है, इसलिए इनके डायपोल मोमेंट भी 0 होते हैं। इसी प्रकार से SF4, TeCl4 आदि असम्मित अणु है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल है और इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होती है, जिसका कारण केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर की उपस्थिति है। फिर है आपके बहुपरमाणुक अणु, यानी कि ऐसे परमाणु जिनमें कि 5 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं, जैसे PCl5, PF5, SF6 आदि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और इनके डायपोल मोमेंट का मान 0 होता है। फिर जो है नेक्स्ट हमें डायपोल मोमेंट से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानकारी मिलती है। डायपोल मोमेंट के आधार पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डाईअमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकंड के 2 आइसोमर्स है। एक तो है आपके ट्रांस रूप में एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, इसलिए ये जो है नॉन पोलर है, जबकि जो सिस आपके रूप फॉर्म है, आइसोमर है, उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए ये पोलर नेचर का होता है। ठीक है।